Let's make bookmark. हंसना हम सब के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हास्य है, चुटकुले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात पर हंसी भी आती है और खींच भी होती है। ये खींच बेबसी और समाज में फैला पाखंड व्यंग्य तक ले जाता है। आज जो व्यंग्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने 1996 में लिखा था। ये मेरी पहली किताब का नाम भी था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। YouTube के फैशन के मुताबिक मैं भी आपसे कह देता हूं कि पसंद आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंगूठा दिखाकर आप इसे लाइक कर सकते हैं और चाहे तो शेयर पर उंगली रखकर इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये बाढ़ का सुहावना दृश्य था जिसे कलेक्टर साहब, SP साहब, SBM साहब, तहसीलदार साहब, बाबू साहब, ड्राइवर साहब और चपरासी साहब सब निहार रहे थे। वे शहर के आखिरी कोने पर खड़े थे। आगे पानी ही पानी था, पीछे उनकी गाड़ियां खड़ी थीं और उसके पीछे जनता। रेगिस्तान में बाढ़ आ गई थी। कलेक्टर साहब बोले, ऊपर वाले की लीला ही निराली है, जहां पानी नहीं था वहां बाढ़ आ गई है। चपरासी साहब ने जनता को बताया कि कलेक्टर साहब का भगवान में अटूट विश्वास है। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत बटोरी और विनती की, साहब घरों की नींवें धंस रही हैं, पानी निकलवाने का कुछ इंतजाम कीजिए। कलेक्टर साहब घूमे और लोगों को समझाया। बोले, देखिए आपकी तकलीफ का हमें पता है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। बाढ़ हम तो लाए नहीं हैं, हमारे लाने से तो नलों में पानी तक नहीं आता। 2 पंप काम कर रहे हैं। उधर मजिस्ट्रेट साहब के घर के सामने भी पानी भर गया है। अभी पंप वहाँ लगे हैं। जैसे ही वहाँ का पानी निकल जाएगा पंप यहाँ आ जाएंगे। वे फिर घूमे और पानी देखने लगे। दरअसल ही इस रेगिस्तानी कस्बे में पहली बार बाढ़ आई थी। जहां साल भर में 80 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहां एक ही दिन में 333 मिलीमीटर पानी बरस गया। पहले तो लोग खुश हुए, नहाने लगे। थोड़ी देर बाद पुराने मकान गिरने लगे। नगर पालिका की मानसून पूर्व की बनी सड़कें मानसून पूर्व की बरसात में ही बहने लगीं। तब पता लगा कि ये तो बाढ़ है। पानी चारों तरफ से बढ़ने लगा। कस्बे में एक तालाब था जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता था। इधर बरसों से उसके चारों ओर की मिट्टी को लोग खोद रहे थे तो तालाब की पाल टूट गई। तालाब समुद्र में बदल गया। वैसे बाढ़ का असली कारण बरसात नहीं थी। सारे शहर में टेलीफोन, बिजली, पानी और जाने किस किस की लाइन को डालने के लिए सारी सड़कें खोद डाली गई थीं। उनके ऊपर फिर सड़क बननी थी और कागजों में वो बन भी गई थी। लेकिन सच्चाई बड़ी कड़वी थी, इतनी कड़वी कि उसने सारे पानी का स्वाद बदल दिया। अब जल, मल, संचार सभी लाइनों में रिश्वत की तरह पानी घुल मिल गया। अगले दिन बाढ़ की विधिवत घोषणा हो गई। अब पूरे त्योहार का माहौल बन गया। मंत्री दिल्ली से आ रहे थे। रास्ते में उनके PA ने बताया कि सर, अपने इलाके में बाढ़ आ गई है। मंत्री बोले, चलो उसी को देख आते हैं। उनका हवाई जहाज हवा में ही मुड़ा और कस्बे पर मंडराने लगा। उन्होंने राजधानी पहुंचकर बयान दिया कि स्थिति नाजुक है, अभी हम एक बार फिर हवाई दौरा करेंगे। अगले दिन वो फिर आ गए। उन्होंने ऊपर से ही देख लिया था कि पानी उन्हीं इलाकों में भरा है जहां के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए थे। भगवान ने उनका भरोसा और पक्का हो गया। कस्बे में तमाम अफसरों का आना जाना शुरू हो गया। अफसर, ठेकेदार, इंजीनियर, पूरा मंच सजकर तैयार था। एक कमी रह गई थी, कलेक्टर साहब ने वो भी पूरी कर दी। उन्होंने नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुला दिया। सेना भी आ गई। उसने आते ही पहला काम ये किया कि नागरिक प्रशासन को काम से दूर हटाया और काम शुरू किया। सेना अच्छा काम कर रही थी और जिले के अफसर घूम घूम कर बाढ़ देख रहे थे। वकीलों की पौ बारह हो गई। वो हर गिर चुके और गिरने वाले मकान के मुआवजे की दरख्वास्त तैयार करने में व्यस्त हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय करीब करीब बह गया था। शिक्षकों के वेतन बिल तैरते हुए कलेक्ट्रेट के पास आ गए। PWD से फर्जी भुगतान की रसीदें बहती हुई पुलिस थाने में आ पहुंची। पुलिस थाने से कुछ अपराधियों का रिकॉर्ड बहकर मंदिर में पहुंच गया। अस्पताल से कई दवाएं, प्लास्टर और इंजेक्शन दवाओं की दुकान में घुस गए। जलदाय विभाग के पाइप जल सहित ठेकेदारों के मोहल्ले में पाए गए। सदाचार की गंगा सी बह निकली। सब कुछ घालमेल हो गया। लोग तैर तैर कर अपने से संबंधित कागज निकालने लगे। एक शिक्षक टायर ट्यूब पर बैठकर अपने वेतन बिल का पीछा कर रहा था। उसके हाथ एक फाइल लगी जिसमें हिस्ट्री शीटरों के फोटो थे। सब फाइलें एक जैसी होती हैं, उसने कहा
और फिर दूसरी फाइल के पीछे तेजी से तैरने लगा। जिला शिक्षा अधिकारी एसडीएम साहब के पास गए और उन्हें बताया कि उनका दफ्तर शिक्षा नीति की तरह बाढ़ से घिर गया है। एसडीएम साहब ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने स्तर पर ही उपाय कीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, आप पंप लगवा दीजिए या रास्ते ही दिलवा दीजिए, हम तैर कर चले जाएंगे, सारा रिकॉर्ड गला जा रहा है। एसडीएम ने उनसे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से मिलने को कहा और फिर बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर निकल गया। जिनके मकान पानी में डूब गए थे वे घर बार छोड़कर प्रशासन के आगे पीछे घूम रहे थे। प्रशासन मंत्री के पीछे घूम रहा था। कलेक्टर साहब शाम को अपनी पत्नी को भी बाढ़ दिखाकर लाए। छोटे मोटे सभी अफसर शाम को अपने अपने परिवार को बाढ़ दिखाने ले जाने लगे। सेना ने 2 नावें लगा रखी थीं। एक नाव राहत के काम में लगी थी, दूसरी प्रशासन ने ले ली। इसमें बैठकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और राहत सचिव ने सड़कों पर नौकायन किया। राहत सचिव की कॉन्वेंट में पढ़ रही 7 साल की लड़की ने पूछा, डैडी इतना सारा पानी है, इसमें मछलियां क्यों नहीं दिख रही? राहत सचिव ने कहा, बेटा पानी जब पुराना हो जाएगा तो इसमें मछलियां भी आ जाएंगी। कलेक्टर साहब ने शर्माते हुए कहा, अगले साल छुट्टियों में आना बेटे, तब आपको इसी पानी में मछलियां दिखाएंगे। दफ्तर वापस लौटकर कलेक्टर साहब ने जिला मत्स्य पालन अधिकारी को बुलाया और डांटा, क्या करते रहते हैं आप? इतना पानी है, इसमें मछलियां पैदा करो। अफसरों की इच्छा सेना के हेलीकॉप्टर में बैठने की भी थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। बाढ़ आए 5 दिन हो गए थे, पर पानी जस का तस था। लोग एक अफसर के पास जाते, वो उन्हें दूसरे के पास भेज देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा चौथे के पास। ऐसा नहीं था कि प्रशासन संवेदनहीन हो गया था। प्रशासन अपने स्तर पर अब बहुत सक्रिय था। कलेक्ट्रेट में ही बाढ़ राहत प्रकोष्ठ खोला गया था। इसमें 1 अधिकारी, 2 क्लर्क, 1 अकाउंटेंट और 3 चपरासी दिन रात काम कर रहे थे। फाइलें बन रही थीं, नोट लिखे जा रहे थे, प्रस्ताव तैयार हो रहे थे। चपरासियों को फुर्सत नहीं थी। सारा काम युद्ध स्तर पर हो रहा था। इस प्रकोष्ठ से दैनिक रिपोर्ट कलेक्टर को जाती थी। कलेक्टर इस रिपोर्ट को राज्य स्तर पर बने बाढ़ राहत प्रकोष्ठ को भेज देता था। वहां से ये रिपोर्ट कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता। फिर भी लोग झूठे आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अब तो कुछ लोग बीमार भी पड़ चुके थे, उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। वहां 2 कंपाउंडरों ने तत्परता से उनका इलाज किया, क्योंकि डॉक्टरों का दल बाढ़ से पैदा बीमारियों के बारे में जरूरी दिशा निर्देश लेने राजधानी गया हुआ था। दूध के दाम चौगुने हो गए थे, बिजली गायब थी। जलदाय विभाग की पानी की टंकी आधी डूबी हुई थी। उस पर लिखे बड़े बड़े अक्षर दूर से ही नजर आ रहे थे, जल ही जीवन है। कस्बे में पानी की सप्लाई ठप थी। अब लोगों के लिए बाढ़ का समय वीर गाथा काल बन गया था। लोग तरह तरह के किस्से बताते थे, उनमें उत्साह भरा हुआ था। कोई टायर ट्यूब पर बैठा अपने दोस्तों का हाल पूछने जा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर से गिरने वाले खाने के पैकेट को हवा में ही लपक रहा था। सेना का हेलीकॉप्टर दिन में कई बार उड़ता और खाने के पैकेट गिरा आता। इन पैकेटों में 4 पूड़ियां और सब्जी होती थी। वैसे ठेका 8 पूड़ियों का था, पर संकट के समय ऐसी संकीर्णता में पड़ना उचित नहीं था। जितनी पूड़ियां हो सकीं फटाफट बांध दी गईं। समय कीमती होता है। अब प्रशासन के सामने एक ही समस्या थी, इकट्ठा हो चुका पानी कैसे निकाला जाए। राजधानी में आला अफसरों को सूचना भेजी जा चुकी थी, पर वहां ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये किस विभाग का काम है। पीडब्ल्यूडी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं, जलदाय विभाग का काम है। जलदाय विभाग ने कहा कि ये पेयजल नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं। नगर पालिका से कहा गया तो उन्होंने अपनी खाली तिजोरी दिखा दी और तुरंत अनुदान की मांग भी पेश कर दी। अंत में मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप किया और पानी निकालने का काम जलदाय विभाग को सौंपा गया। करीब 10 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा हुआ था। जलदाय विभाग ने प्रस्ताव रखा कि 6 फुट चौड़ी नहर खोदकर पानी को निकाला जाए, लेकिन इस रास्ते में मंत्री के साले का घर पड़ता था। मंत्री ने तीखा विरोध किया और कहा कि इससे आम लोगों के मकान धंस जाएंगे। तब इंजीनियर लोग पाइप लाए और उन्हें जोड़ जोड़ कर एक लंबी पाइपलाइन बना दी गई। इस पाइपलाइन से पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। 2 पंप भी लगा दिए गए, एक जनरेटर लाया गया। इस मौके पर मंत्री ने भाषण दिया, उन्हें मालाएं पहनाई गईं। उन्होंने नारियल फोड़कर जनरेटर स्टार्ट किया। पानी निकलने लगा। पंप दिन रात चल रहा है, पानी लगातार निकल रहा है और अपने चरित्र के अनुरूप नीचे के मोहल्लों में जमा हो रहा है। अफसरों को अगले साल की बाढ़ का इंतजार है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.